का हमारा विषय है एक चंद्रमा, एक दृष्टि, एक भविष्य। जी हाँ, इस विषय को लेकर आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे विशेष अतिथि। चलिए इनसे भी आपका परिचय करवा दूं मैं। आप हैं श्री साकेत सिंह कौरव जी, प्रधान क्यूरेटर एवं केंद्र प्रमुख आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर, एक वो महान काज जिसे कहा जाए या एक ऐसी घटना हुई जो कि पूरे देश को हतप्रभ कर दिया था। 20 जुलाई 1969 का वो दिन, जबकि चंद्रमा पर हमने पहला कदम रखा। क्या ऐतिहासिक दिन था वो, कैसे हमारे इतिहास पर उसने अपना प्रभाव डाला, ये सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। जी, दूरदर्शन के माध्यम से, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के परिवार के माध्यम से आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की एक इकाई है, पूरे देश प्रदेश और जहां पर भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और चंद्र दिवस की, चंद्रवार है, सोमवार है आज खास, उसी दिन पर भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत बेहतर प्रश्न रखा, क्योंकि मानवता के इतिहास में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इंसान का रहा है तो अमेरिका के नासा के प्रोग्राम के माध्यम से पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को चांद पे रखा। वो कहने के लिए तो कोई एक राष्ट्र प्रमुख के रूप में, एक राष्ट्र विशेष एक एस्ट्रोनॉट थे, लेकिन पूरी मानवता के भी वो एक बहुत बड़े द्योतक थे, एक रिप्रेजेंटेटिव थे कि जिन्होंने हमारी लाखों वर्षों से इस प्राणी के रूप में या विशेष प्रजातियों के रूप में पनप रहे जीवन पृथ्वी को छोड़ के किसी जीव ने हमारे सबसे करीबी उपग्रह चंद्रमा, एकमात्र चंद्रमा हमारा, उस पे पैर रखे, जो मानवता की छलांग था। हालांकि उन्होंने कहा भी इस बात को कि दिस इज स्मॉल स्टेप अ मैन फॉर बट दिस इज जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, यानी ये मानव का तो एक कदम है, लेकिन मानवता की एक लंबी छलांग है। और देखिए कैसे फिर अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रसार होता है, पूरी दुनिया भी अपने इस क्षेत्र में कमाल का काम करती है। और आज भारत विश्व में, वैश्विक पटल पे अपने आप को अंतरिक्ष की दुनिया में एक सिरमौर के रूप में विकसित राष्ट्रों के साथ कंधे की कंधा मिलाकर खड़ा है, और किसी किसी क्षेत्र में तो हम अभी प्रथम हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब संयुक्त राष्ट्र ने ये विश्व चंद्रमा दिवस घोषित किया, क्या पीछे मुख्य कारण था, ये भी जानना चाहेंगे। उसका मूल कारण यही था कि देखिए, अंतरिक्ष एक ऐसा विषय है, हम सदियों से, वर्षों, लाखों, सदियों, लाखों अगर आप वर्ष देखें, मानव इंसान की यात्राओं में देखें, इंसान जिस तरीके से इस पृथ्वी पर अलग अलग स्वरूप में, होमो सेपियन के रूप में, फिर आधुनिक मानव आया, ऐसे लंबे अंतराल में चंद्रमा हो या रात के आकाश में टिमटिमाते तारे या हमारा सूरज, हमें कहीं ना कहीं खगोल विज्ञान या हमें हमारे ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व को जानना, क्या हम अकेले हैं, क्या दुनिया होगी, वहाँ कौन है, क्या है, ऐसे कई तमाम प्रश्न हमें शुरू से ही कौतूहल का केंद्र बना के रखा है। इसी केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द अभी वर्तमान में ही 14 जुलाई को ही हमने एक नई गैलरी, अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घाय, हो सकता है हम आगे बात करेंगे इस कार्यक्रम में, जो अंतरिक्ष के लिए इस मध्य प्रदेश की प्रथम और पूरे सेंट्रल इंडिया की इकलौती उस विषय पर है। तो ये जो 20 जुलाई को लैंडिंग हुई थी, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जो चंद्रमा पे उतरे थे, उसको अंतर्राष्ट्रीय रूप में एक बहुत बड़ी एक मील का पत्थर साबित करने वाला काम हुआ कि इंसान अब पृथ्वी की कक्षाओं में नहीं, पड़ोसी पर भी पहुंच चुका है। इसलिए उसको प्रेरणा के रूप में पूरी दुनिया में मनाने का ये जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर की, पूरी दुनिया मनाती है। पहले ये एक प्रोग्राम का नाम बदल के अब इसको इंटरनेशनल मून डे कर दिया है। क्या बात है सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारी कॉलर जुड़ चुकी है संगीता भावसार जी अलीराजपुर से। नमस्कार जी, रखें आप अपना प्रश्न। हाँ नमस्कार। और सर मेरा सवाल ये था, मतलब मेरे को एक जिज्ञासा है, चंद्रमा है कितना, क्योंकि लोग अलग अलग बताते हैं, जैसे कुछ खूबसूरत महिला होती है तो उसको चांद का एक टुकड़ा बता देते हैं, या कुछ व्यक्ति जिसके सिर पे बाल नहीं है उसको चंद्रमा की उपमा दे देते हैं। और अभी हमारा चंद्रयान गया था वहाँ पर, तो वहाँ पर बताया गया है कि छोटे 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 गड्ढे हैं वहाँ पर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वास्तव में चंद्रमा है कैसा। हाँ। मतलब उसकी उपमा देते हैं, देखिए है कैसा, हम ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल में भी आपका स्वागत है, आपके परिवार के साथ। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से आप हमें फ़ोन कर रहे हैं, तो हम बताना चाहेंगे बहुत रुचिकर प्रश्न है, क्योंकि चंद्रमा जितना वैज्ञानिक, जितना साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, लून एक्सप्लोरेशन का हिस्सा है, कहीं ना कहीं सदियों से मैं कहूँगा बहुत जिम्मेदारी के साथ हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारी भावनाओं में, हमारी फिल्मों में
उसके बिना जिक्र नहीं होता। आपने जिस तरीके से रूपक या उपमा अलंकार की जिक्र करते हुए लोग उससे अपनी प्रीतमा को जिक्र करते हुए लोग कहते हैं, फिल्मों में हमने देखा है, कवियों ने उस पर कल्पना गढ़ी है, तो चंद्रमा पे ऊपर जो प्रकाश आता है वो सूर्य का होता है और अधिकतम भाग पूरा ये पृथ्वी की तरफ परावर्तित करता है, तो हमें ये चमकीला दिखता है। पूर्णिमा के दिन सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, लेकिन वाकई में अगर इसकी सतह को आपके पास लाके हाथ में दिया जाए, उसके कुछ बारीकी धूल को, तो ये सबसे काला चारकोल जैसा काला है। लेकिन ऊपर की सतह का निर्माण इस तरीके से हुआ है कि उसमें क्रेटर्स और हाईलैंड, यानी जो सबसे चमकीली जो लावा जम चुका है, मैग्मा, उसे मारिया भी कहा गया है जियोलॉजिकल टर्म्स में। तो जब प्रकाश आता है तो अधिक रिफ्लेक्ट होता है, तो चमकीला लगता है। और अगर आपको इसके करीबी गड्ढों से रूबरू होना है तो आप और या कोई भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहा है हमारे दूरदर्शन मध्य प्रदेश के माध्यम से, तो आप भोपाल के श्यामला हिल्स में स्थित आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल जरूर आइए। ठंड और गर्मी की सीजन में जब हम रात्रि आकाश कार्यक्रम करते हैं और चंद्रमा के उन गड्ढों का अवलोकन बहुत करीब से हम टेलीस्कोप के माध्यम से बिना अंतरिक्ष में जाए भी आपसे करा सकते हैं, तो ये बहुत लाजमी बात है। उसमें लाखों, हजारों नहीं, लाखों गड्ढे हैं, छोटे बड़े, कई किलोमीटर चौड़े, कई किलोमीटर मीटर्स गहरे। और वही सबसे बड़ा कमाल की बात है कि भारत ने जब पानी की खोज की चंद्रमा पे चंद्रयान 1 के माध्यम से, जब ऑर्बिट में था, तो चंद्रयान 2 का जन्म हुआ, फिर चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव के करीब उतरा। यानी ऐसे गड्ढे जिनमें, ध्रुवों पे बात कर रहे हैं हम, पोल्स पे, कि जिनमें कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा है। जब नहीं पहुंचा है और अगर फ्रोजन स्टेट में वहां पर आइस है, तो देखिए हमारी भविष्य की कितनी अपार संभावनाएं खुलती हैं। इसलिए एक चंद्रमा, एक दृष्टिकोण और एक भविष्य, ये थीम भी है इस वर्ष की, जिस पे हम चर्चा करेंगे। क्या बात, बहुत बहुत ही अच्छे से आपने समझाया सर। जैसे कि आपने अभी बताया कि अभी रिसेंटली 14 जुलाई को ही इतना खूबसूरत सा एक लोगों के लिए वो कौतूहल होगा कि हम जब जाएंगे तो हम उस चीज़ को जो ज़िंदगी भर से कविताओं में सुना, गानों में सुना, पिक्चरों में देखा, लेकिन उसको पास से जानने का मौका मिलेगा। तो उस गैलरी के विषय में भी थोड़ी और जानकारी जानना चाहिए। मैं दूरदर्शन परिवार को, प्रसार भारती को धन्यवाद दूंगा कि ये जानकारी, वैसे तो इस कार्यक्रम के माध्यम से उद्घाटन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों के द्वारा और हमारे माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत सर के उपस्थिति में हुआ। पूरे प्रदेश के लिए सौगात अभी 14 जुलाई 2026 को भोपाल के आंचलिक विज्ञान केंद्र में एक नई अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा हॉल ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन को खोला गया है। कमाल की जर्नी है। ब्रह्मांड के जन्म से कैसे हम ब्रह्मांड के जन्म के आगे उन दूरदर्शिताओं की बात करते हुए, मानवीय उन रिकॉर्ड्स को दिखाते हुए कि कैसे इंसान पहले भी सदियों में उकेरता था अपनी जिज्ञासा को, फिर आधुनिक विज्ञान की बात करते हुए हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की झलक इतनी कमाल की है कि मैं आपके सभी दर्शकों से कहूँगा कि आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल बहुत जल्दी से अपने आप प्रोग्राम बनाएं और ज़रूर आएँ, क्योंकि उसमें आप भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की वो झलक पाएंगे कि वो हमारी हम्बल बिगनिंग कि हमने बाइसिकल पे भी रॉकेट के पुर्जे ले गए हैं 1963 में और पहली लॉन्च हुई। उसके बाद से देखिए आज दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला प्रथम राष्ट्र हैं हम, और भारत जिस तरीके से नई तरक्कियां कर रहा है उन सबको भी हमने लगभग उसमें समेटने का प्रयास किया है। और ये खास बात मध्य प्रदेश के लिए और पहल है, क्योंकि ये जो गैलरी है ये हमारी काउंसिल, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, हमने जिला प्रशासन भोपाल मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से बनाई है। ये अनूठा मिश्रण है भारत सरकार और राज्य सरकार का, और विज्ञान की इस दुनिया में हम इंसान के रूप में अंतरिक्ष में कहाँ रह रहे हैं, स्पेस स्टेशन का हमने एक मॉकअप डिजाइन किया है। आप पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना को तलाशने का जो प्रयास है वो दिखाया गया है। स्पेस सूट, अंतरिक्ष यात्रा, AI, बाकी अंतरिक्ष अभियानों और ब्रह्मांड को वर्तमान में इंफ्रारेड में एक्सप्लोर कर रहे हैं, अवरक्त किरणों में, जिसे थर्मल सिग्नेचर भी कहते हैं, उसका भी कमाल का एग्जिबिट है। और बहुत जरूरी, पानी हमारी पृथ्वी पे हमारे जीवन का सबसे बड़ा, हम मानते हैं कि एकमात्र ऐसा संसाधन है कि हम जहाँ भी ब्रह्मांड में जीवन तलाशते हैं पानी की उत्पत्ति को जरूर ढूंढते हैं। तो उसमें एक ऐसा कमाल का एग्जिबिट है जो गुरु यानी जुपिटर के बहुत सारे चांदों में से एक चांद है यूरोपा, जिसपे नासा का अभियान यूरोपा क्लिपर भी जाएगा 2030 में। उस वो लगभग हमारे चांद के बराबर है। क्योंकि चंद्रमा दिवस की बात हो रही है तो हम गुरु के चांद की भी बात कर लेते हैं। उसका नाम यूरोपा है और उस पे पानी हमारी पृथ्वी से लगभग
2.5 गुना है लगभग, जिसकी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की पुष्टि आने वाले अभियानों में होगी। वाह 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 वाह, मतलब 2.5 गुना ज्यादा पानी है अभी वहां पर, तो क्या फिर वहां पर जीवन की संभावनाएं हो सकती है? देखिए, ये हमारे दर्शकों से भी हम कहेंगे कि विज्ञान में जिज्ञासा से जन्मे हुए प्रश्नों के उत्तर ढूंढना ही कमाल है। जितना विज्ञान या मानवता या ह्यूमैनिटी को फायदा उत्तर से हुआ है, उससे कहीं ज्यादा सही सवालों को गढ़ने की परंपरा से। और भारत वो सभ्यता है जो हजारों वर्षों से सवाल शास्त्रार्थ पूछने की परिकल्पना नहीं, वास्तविकता से ही आगे बढ़ी है। और मुझे आशा है इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम सवाल हमसे जुड़ेंगे या वो बाद में जन्म लेंगे जो हमारे विज्ञान के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को चरितार्थ करेंगे। क्या बात है, इसका मतलब कि अगली पीढ़ी को एक प्लॉट बुक करवा लेना चाहिए चांद पर सर, क्या हम वहां पर रह सकते हैं? एक ये भी प्रश्न आता जी है। बिल्कुल। 1969 से लेके अभी तक इतने अंतरिक्ष अभियान हुए, लेकिन आप सब लोगों के लिए मैं एक खास बात इस मौके पे बता दूं, क्योंकि एक चंद्रमा एक दृष्टिकोण की बात है और एक भविष्य यानी एक साझा समावेशी भविष्य दुनिया के लिए। सबका है वो। अंतरिक्ष में कोई भी चीज किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने भी उसको एक ट्रीटी के तहत एक पीसफुल यूज ऑफ एक्सप्लोरेशन के नाम से बहुत जिम्मेदारी से एक दुनिया को कहा है। तो बात यह है कि अभी तक सिर्फ 12 इंसान ही उस पर चल सके हैं, वो भी 69 से 72 के बीच में नासा के अपोलो अभियान से। अब नासा का आर्टेमिस मिशन एक शुरू हुआ है जिसमें इंसान को चंद्रमा पे दोबारा ले जाया जाना है। अभी आर्टेमिस 2 अप्रैल में जो हुआ है उसमें चंद्रमा के चक्कर लगा के 4 एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाया गया है, उतारा नहीं गया। अब तैयारियां चल रही हैं, आने वाले समय में उतारा जाएगा, अंतरिक्ष के उसकी ऑर्बिट में स्पेस स्टेशन बनाएंगे, पृथ्वी से सामान जाएगा। और अगर हम आप सब जिन भी स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं तो चंद्रमा याद रख लीजिए एक वो प्लेटफॉर्म की तरह है जो हमारे आने वाले भविष्य में अंतरिक्षी सैर का एक प्लेटफॉर्म बनेगा। यानी बहुत बड़ा ह्यूमन हैबिटेट क्रिएट होगा स्पेस का, जो मंगल की यात्रा को तय करने में हमें बहुत बड़ी मदद करने वाला है। चलिए, ये तो बात हुई विज्ञान की, लेकिन अगर हम चंद्रमा को विज्ञान की दृष्टि से नहीं देखें, अब चंद्रमा को हम अगर बात करें कला की दृष्टि से या फिर लोक जीवन की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, तो इसने हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डाला है? चंद्रमा बहुत ही जीवन का कहें तो ऐसा मिश्रण है कि हम उसकी बिना कल्पना नहीं कर सकते। जाने अनजाने में हम चंद्रमा से इतने प्रभावित हैं कि उसकी कलाओं के आधार पे हमारे कैलेंडर हैं। अगर हम मंथ जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो मून से बना हुआ मूंथ है, वो मूंथ से मंथ आया है। और हमारी ऋतुओं का भी, ये हमारे सूरज और चांद के जो चक्कर लगाने के समय काल और स्थितियों के आधार पे कैलेंडर का निर्माण के साथ में हम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम हों, हमारे पंचांग हों, पूजा अर्चना या हमारी विभिन्न तिथियां हों, जिस भी रूप में, यानी पूर्णिमा से अमावस्या, फिर अमावस्या से फिर पूर्णिमा, जो चंद्रमा पे जो प्रकाश पड़ता है, चंद्रमा जो चक्कर लगाता है पृथ्वी के, कमाल की बात है। लगभग 30 दिन तो नहीं होते हैं, 28 से 29 के बीच में 0.5 के आधार पर। तो हम अगर मान लें कि 30 दिन में एक 15 दिन की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, तो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल, तो ये फेजेस ऑफ मून जो हैं, चंद्र कलाएं जो हैं, हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। आप देखिए कितनी तिथियां आपकी, कितने त्यौहार, कितने पूजा पाठ और न जाने कितनी चीजें जो आपके दैनिक जीवन से चंद्रमा से जोड़ती हैं। वैज्ञानिक पुष्ठ अलग महत्व रखता है, लेकिन जिज्ञासा तो हमेशा रहती है, क्योंकि अगर करवा चौथ की बात हो तो पूर्णिमा के उस चांद का इंतजार कितनी सारी महिलाएं इस भारत में करती हैं। सोचिए, हम चांद को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर भी मानते आए हैं। चंदा मामा भी तो होता है सर। चंदा मामा होता है तो चांद, उसका सबसे बड़ा कारण शायद यही रहा है बस हजारों लाखों वर्षों से कि चांद बहुत चमकीला, बहुत ब्राइट लाइट सोर्स की तरह रात्रि आकाश में हमारे पास रहा है। तो जिज्ञासा और कौतूहल हमेशा रही है कि तारों के अलावा कोई सबसे करीबी पड़ोसी हमारा है जो हमें प्रभावित भी करता है, चाहे वो ज्वार भाटे के रूप में हो, हमारे समुद्र में उठने वाले जो टाइड्स हैं उसकी ग्रेविटेशनल पृथ्वी और उसके कारण हो, या हमारे जीवन में चंद्रमा के जो प्रकाश से हम प्रेरणा भी देते हों। तो यही बड़ी कमाल की बात है। ये तो हुई कला संस्कृति की बात, लेकिन क्या पृथ्वी पर जो जीवन है उसमें चंद्रमा का भी कुछ योगदान है? अब ये बहुत गहन सवाल है, क्योंकि जीवन जो है उसकी उत्पत्ति का कारण विज्ञान का सबसे बड़ा सवालों में से एक सवाल है कि पृथ्वी पे पानी आया कहाँ से। अच्छा।
क्योंकि पृथ्वी तो आग का गोला थी, अब पृथ्वी तो सॉलिड है, इसलिए हम इस पर रह पाते हैं, ठोस है। सूरज से करीबी चारों ग्रह, आप देखिए बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो या मंगल, ये ठोस हैं। बाकी आइसी वर्ल्ड हैं, जोवियन प्लैनेट्स हैं, जैसे जुपिटर है, जिसे हम गुरु कहते हैं, शनि सबसे सुंदर ग्रहों में से एक है, बड़ा छल्ला, ये बड़े प्लैनेट हैं, हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं। गुरु, जुपिटर, उसके बाद नेपच्यून है, यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। तो आप देखिए ये शुरू के 4 ग्रह सॉलिड हैं, सूर्य के पास रहें तो गर्म बहुत हो रहे हैं। जब सूर्य का लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले जन्म मानते हैं हम, उसकी लाइफ पृथ्वी की लगभग 4.5 अरब वर्ष मानते हैं आज। तो जब ये जन्म ले रही थी तो आग का गोला थी। कहते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिकली वैलिडेटेड थ्योरी अभी तक जो एक्सेप्टेड है, जो आगे एक्सप्लोरेशन में हो सकता है, उसमें भी नया मोड़ ले भविष्य में, कि जो कॉमेट्स होते हैं, पुच्छल तारे, जो दूर से आते हैं, जो बेचारा अब वो प्लूटो हमारा ग्रह नहीं रहा, परंतु अपनी ही कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। उस एरिया मतलब क्यूपर बेल्ट या ऊट क्लाउड से आने वाले कॉमेट से पानी आया है, क्योंकि कॉमेट्स आइसी वर्ल्ड होते हैं। तो ऐसा माना गया है कि उसी से पृथ्वी पर पानी आया, पानी ने कैसे जीवन का जन्म लिया, सिंगल कोशीय सेल से कैसे लाइफ बनी, इसके ऊपर एक एस्टैब्लिश पूरा का पूरा वैज्ञानिक आधार है। परंतु कि सिर्फ पानी ही जीवन का एकमात्र स्रोत है, ये बात तो एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन विज्ञान में इसको पूरी तरीके से हम एक्सेप्ट करने के साथ साथ बाकी संभावनाओं को भी नकार नहीं सकते। लेकिन जीवन बिना पानी के संभव नहीं है, इसलिए बाकी ग्रहों पर या उपग्रहों पर, अंतरिक्ष में भी हम क्या ढूंढते हैं? पानी। पानी हमारी सभ्यताओं को, हमारे जीवन को, जीव उत्पत्ति को जोड़ने का एक अच्छी कड़ी है समझने के लिए। जब चंद्रयान 1 गया था और वहां पर उसने पानी के सबूत ढूंढे, तो किस प्रकार से स्पेस साइंस को इससे प्रभावित हुआ? क्या कुछ नई गणनाएं हुई? सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रदीप साहू जी, नमस्कार, रखिए आप अपना प्रश्न। जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो प्रश्न रखें। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गौरव जी, गुड मॉर्निंग। आपके बातचीत का अंदाज निराला है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे रीजनल साइंस सेंटर का वक्त बदलने वाला है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गलत नहीं हूँ तो मैं उन गौरव जी से बात कर रहा हूँ जो कपिल शर्मा में अपनी बागपटुता का लोहा मनवा चुके काफी पहले, जब आप बॉम्बे में पोस्टेड थे। गलत नहीं हो ना? आप ही थे ना गौरव जी? जी, आज चंद्रमा है, आज चांद के बारे में जिज्ञासा पे बात करेंगे। चांद की बात करते हैं अपन। अभी आपने चूंकि कलाओं की बात करी, चंद्रमा ज्योतिष में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप ये बताइए, जब अपन सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो सूरज को राजा माना गया है और चंद्रमा को रानी माना गया है। तो इसमें कई फिल्मी गाने बने हैं कि चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा। तो जब रानी माना गया, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, अगर आपको जानकारी हो तो ये गाना क्यों नहीं बना कि चंदा मामा से प्यारी मेरी मामी? क्योंकि इसको क्वीन माना गया सोलर सिस्टम में, और सन जो है उसको किंग माना गया है। एक तो ये बात, यदि आपको कोई जानकारी हो। दूसरी बात ये है, आपने कहा चंद्रमा एक दृष्टि एक भविष्य। चंद्रमा, आपने अभी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात करी है। चंद्रमा पूरा हमारे धर्म और इस पे सारा जो है वो डिसाइड करता है। चंद्रमा के जो है वो 27 नक्षत्र होते हैं और चंद्रमा की 27 रानियां होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रानी वो रोहिणी को सबसे ज्यादा पसंद करता है। भाई, वह राजा की रानियां होती है लेकिन सबसे प्यारी एक रानी होती है, तो चंद्रमा जो है वो अपनी सबसे ज्यादा, उस हिसाब से ये भी किंग बनता है। तो मेरा ये कहना है कि चंद्रमा की, आपने कहा एक दृष्टि और एक भविष्य, मैं कहता हूं चंद्रमा की 27 दृष्टि और अनेकों भविष्य, क्योंकि लाखों करोड़ों का जो भविष्य हमारे इंडियन उसमें एस्ट्रोलॉजी में वो चंद्रमा तय करता है। चंद्रमा से दशाएं डिसाइड होती हैं। तो आप बताइए कि इसको यदि ऐसा करें कि चंद्रमा 27 दृष्टि और लाखों भविष्य, तो इसको आप कैसे? जी बिल्कुल साहू जी, बहुत बहुत आपकी ऊर्जा और आपकी जो जिज्ञासा है उसके लिए दूरदर्शन परिवार की ओर से भी बोलूँगा मैं, और आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल का प्रश्न पूछा है। ये बिल्कुल संभावनाएं हैं। ये एक दृष्टि एक भविष्य का मतलब ये नहीं है कि संभावनाएं अपार नहीं हैं। कहने का मतलब है ये राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समावेशी की बात है कि हर राष्ट्र मिलकर जब हमारे कांस्टेंट कंपेनियन, हमारे पड़ोसी चांद को किस तरीके से भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण में कितना बड़ा उपयोगिता के साथ मानता है। अगर आप आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल की वर्तमान में ही अभी उद्घाटित हुई गैलरी में आएंगे तो हमने एक बहुत बड़ा चांद बना के सील हमने लगाया हुआ है, जो चंद्रयानों की बात तो करता है, साथ ही साथ में चंद्रमा को फिजिकल रियलिटी के साथ, भौतिकता के साथ जोड़ के आपको उसका एहसास, उसका इल्म कराता है कि किस तरीके से आप चंद्रमा को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोरेटरी हिस्सा बना सकते हैं। बच्चे हों, बड़े हों, विद्यार्थी हों,
आने वाला भारत का भविष्य हो, जो कि बदल रहा है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही स्काई रूट नाम की एक प्राइवेट कंपनी है भारत की, जिसने पहला रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक पहली उड़ान में अंतरिक्ष की लो अर्थ ऑर्बिट में भिजा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनसे चर्चा की। कितनी ऊर्जावान बात है कि आज का यूथ प्राइवेट स्पेस सेक्टर ओपन कर रहा है भारत। अब वो सिर्फ इसरो के ही फील्ड में नहीं, अब आपकी कंपनियां भारत को प्रसार कर रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं स्पेस प्रोग्राम को। ग्लोबल साउथ में भारत अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। तो सोचिए, एक वो दिन था 21 नवंबर 1963 का, जब नाइक अपाचे नाम का रॉकेट अमेरिका से भारत को दिया गया। हमारे कमाल के भारत के अंतरिक्ष जनक विक्रम साराभाई का जो कौशल था अंतर्राष्ट्रीय, उनके सहयोग से थुम्बा, जो कि केरल के समुद्री किनारे पर है, वहाँ से उसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद 1980 में वो दिन आया जब भारत ने पहला रॉकेट, जिसमें अपना खुद का पेलोड खुद का बनाया हुआ, लॉन्च किया। और आज वो 18 जुलाई 1926 की बात, 2026 की हम बात करें, भारत वही भारत बदलता हुआ, प्रसारित हुआ, एक्सपैंड होता हुआ भारत, जो प्राइवेट यंग टीम उसको लॉन्च करती है। हालांकि टेक्नोलॉजिकली बहुत ब्रेक थ्रू की अभी भी ज़रूरत है, लेकिन जिस कदर हम बढ़ रहे हैं अंतरिक्ष की क्षेत्र में, चंद्रमा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वो हमारी रात्रि के आकाश में अगर अंधियारा है तो वो प्रकाश का एक पुंज है जो हमें रास्ता दिखाता है। क्या बात है सर। मैं पुनः अपने प्रश्न पर आ जाती हूँ कि जो चंद्रयान-1 से जब हमें पानी के सबूत मिले, तो किस प्रकार से जो हमारा स्पेस साइंस है उसको किस प्रकार से प्रभावित किया इस पानी ने? क्या हमें आगे की संभावनाएं देखने को मिली इस पानी से? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हम आमतौर पर समाचारों में, न्यूज़ चैनल्स पे, इंटरनेट पे जो भी जिज्ञासु मन होता है वो पानी की बात सोचता है कि पानी मिला। पानी पानी के रूप में नहीं होता। संयोग से मैं ये एक्सपेरिमेंट के लिए आपका पानी, दूरदर्शन का गिलास उठाता हूँ, इसमें पानी है। हम क्या समझते हैं, पानी जीवन की सबसे बड़ी उत्पत्ति का स्रोत है और इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी एक कल्पना से परे है। तो पानी की किस अवस्था की खोज होती है, ये बहुत गहराई से जानना जरूरी भी है, रोचकता से। चंद्रयान-1 में एक M3 नाम का पेलोड था, मून मिनोलॉजी मैपर, जिसका ऑनबोर्ड पेलोड ने ध्रुवों पर पानी की फ्रोजन स्टेट में H2O का जो फॉर्म होता है, जो पानी का एक वैज्ञानिक रासायनिक जो एक केमिकल इक्वेशन क्या है, H2, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के एटम मिलके पानी बनाता है। कमाल की बात है। लेकिन रोज जलते जलते बहुत जल्दी बताना चाहूंगा, अगर आप इसको तोड़ दें तो हाइड्रोजन सबसे ज्वलनशील है और पानी में ज्वलनता के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जल सकती। तो जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको बुझाने का भी काम करते हैं। तो इतनी कमाल का ये यूनिवर्सल, जिसे एलिक्सर ऑफ लाइफ भी कहा गया है, ये M3 चंद्रयान-1 की डिस्कवरी ने पूरी दुनिया का इंटरेस्ट चांद पे दोबारा ला दिया। उसी का नतीजा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को इतना एक्सप्लोर किया जाना है और वहाँ पे अंतरिक्ष अभियान विथ ह्यूमंस और रोबोटिक एक्सप्लोरेशन के साथ होने वाले हैं, क्योंकि इतनी विशाल मात्रा में फ्रोजन स्टेट में मिला है, आइस के फॉर्म में, जिसमें भविष्य में चांद से आगे जाने के लिए चंद्रमा पे ग्रेविटी भी कम है। हम यहाँ पे अगर किसी चीज को फेंकते हैं वो 6 गुना ऊपर उछलेगी, 1/6 ग्रेविटी है, तो कम लागत में आप अंतरिक्ष यात्रा कर पाएंगे। तो इसके लिए पानी को तोड़ेंगे आप, सिर्फ पीने के लिए नहीं, हाइड्रोजन से आप फ्यूल बनाएंगे रॉकेट्स का और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके आप अंतरिक्ष की आगे की यात्रा करेंगे। तो ये चंद्रयान-1 ने जो दिशा दिखाई, उसने पूरी दुनिया की एक नई दशा बदल दी। आपके प्रश्न से एक मेरे मन में आ रहा है कि हमने दक्षिणी ध्रुव ही क्यों चुना उतरने के लिए? देखिए, दक्षिणी ध्रुव का जो क्रेटर है, जिसे हम बहुत सारे क्रेटर हैं ऐसे बिल्कुल पोल्स की बात पे, जहाँ सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुंचता, वो केंद्र बिंदु एरिया जो है वो फ्यूचर एक्सप्लोरेशन का, लूनर एक्सप्लोरेशन का सबसे बड़ा कारण है। तो हम बिल्कुल दक्षिण ध्रुव पे नहीं उतरे कि अगर आप बिल्कुल दक्षिण ध्रुव पे उतर जाओगे तो सूरज से प्रकाश आपको डायरेक्ट मिल नहीं पाएगा, जिससे आपका जो स्पेसक्राफ्ट है या लैंडर है, जैसे विक्रम लैंडर जो उतरा, उसके बाद उसमें से प्रज्ञान रोवर निकला और उसने चहलकदमी 14 दिन की, पृथ्वी के 14 दिन, चांद का 14 दिन नहीं, चांद का तो 14 दिन हमारी पृथ्वी के बराबर एक दिन होता है, तो और 14 दिन बराबर एक रात होती है वहां पर, क्योंकि वो हम साउथ पोल के करीब हैं। तो लगभग साउथ पोल 69 डिग्री के आसपास के उस रीजन में, ताकि सनलाइट भी मिल सके, सोलर एनर्जी से बैटरी भी चार्ज होती रहे और काम होता रहे। तो ये बहुत ही एक्सप्लोरेटरी है, इसीलिए पूरी दुनिया दोबारा चांद पे सक्रियता से अपना एक महत्वपूर्ण भागीदारी दिखाने वाली है। हमने जब चंद्रयान-2 प्रक्षेपित किया तो चंद्रयान-3 की सफलता में उसकी क्या भूमिका थी, ये भी जानना चाहेंगे। ये बहुत फेमस लाइन है,
नासा का एक मिशन है अपोलो 13। हाँ। अपोलो 11 से अपोलो 17 में हर मिशन में 2 एस्ट्रोनॉट उतरे हैं चांद पर। 13 लेकिन फेल हो गया था। कैसे? उड़ान भरते ही उसमें कुछ ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट होने के कारण वो उतारना संभव नहीं रहा नासा के लिए। तो सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज कि चंद्रमा के चक्कर लगा के उसको वापस लाके दुनिया के सामने ये मिसाल रख दी कि सक्सेसफुल फेलियर कहा जाने लगा। तो हमारा चंद्रयान 2 हमारे चंद्रयान 3 की सफलता का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि चंद्रयान 2 को अगर आपको याद हो 7 सितंबर 2000 मैं बात कर रहा हूँ उस समय में कि आप देखिए कि बिल्कुल हम आखिरी क्षणों में लगभग 2 किलोमीटर ऊपर बचा था हमारा चंद्रयान 2 लैंड होने से, लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां आ गई। हार्ड ब्रेकिंग कहते हैं, यानी उसको एक्सेलरेशन कम करके उसको बहुत कंट्रोल्ड होना था। किन्हीं टेक्निकल कारणों से वो नहीं हो पाए। लेकिन आप देखिए हम चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच गए, ठीक है, सफलतापूर्वक हमने अनडॉक कर लिया स्पेसक्राफ्ट को, लैंडिंग में आखिरी तक पहुंच गए। तो जहां तक हम रास्ता जंगल में तय कर आए, अब दोबारा जाएंगे तो हम बता पाएंगे ना कि आगे कैसे जाते हैं। कितना बड़ा रास्ता तो कितना है, वो कैसे नॉलेज है, कठिनाइयां वो आई। एक्सप्लोरेशन है जो चंद्रयान 3 को सहभागी मिली। और चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बहुत वर्षों तक काम करता रहा है, अभी भी जीवित है वो। तो ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है, जिसके साथ में चंद्रयान 3 एक सिस्टम बनता है। चंद्रयान 3 जो है उस पूरी सफलता को इस्तेमाल करते हुए, उसको पार्शियल फेलियर कहेंगे इन टर्म्स ऑफ लैंडिंग, पर सक्सेस इसलिए है उस मिशन में भी कि उसने हमें वो टेक्नोलॉजी, वो तरीका, वो अभ्यास, वो नॉलेज वहाँ तक पहुँचने का सब सिखाया। चंद्रयान 3 में उनको हमने बेहतर करके सफलता के साथ जिस लक्ष्य की जगह को चुना था वहीं पर उतार दिया, जो कि अगले अगस्त मंथ में 23 तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी भारत मनाने वाला है। 30 सर, बेहद ही वृहद विषय है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि चंद्रमा जितना हमारे जीवन से जुड़ा है उतना ही विज्ञान से जुड़ा है। और हम कितनी ही बातें कर लें शायद कम पड़ेगी। और अभी चूंकि समय की थोड़ी सी बाध्यता है हमारे साथ में, तो सर हमने जितनी भी आपसे जानकारी ली बहुत बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। नो डाउट कि ये भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक बेहद इतना ही रोचक सब्जेक्ट है कि हम सभी से अनुरोध करते हैं कि ज़रूर वो विज्ञान केंद्र आएँ और वो इतनी रोचकता को अपने अनुभव करें। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। जी हाँ।